उम्मीद करता हूँ कि सब के सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी ऑडियो, वीडियो और ये जो स्क्रीन शेयरिंग है, ये सब परफेक्टली दिख रही होगी। आई थिंक हमारी मेजॉरिटी क्लास ने हमें जॉइन कर लिया है, बस बाकी लोग भी जो हैं वो जॉइन करने ही वाले होंगे। मुझे बताइए कि आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रही है जिस पे वेव्स लिखा हुआ है? इस पे वेव्स लिखा हुआ है? ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ओके, सो हम क्या करेंगे सर? विल वी बी गिवन दीज नोट्स और शुड वी राइट इट डाउन? आई वुड रिकमेंड टू राइट देम डाउन। आई विल रिकमेंड टू राइट देम डाउन। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हाँ, टेस्ट की बात भी याद आ गई यार। सबसे पहले ये बताओ निकम्मियों, आप में से किस किस ने टेस्ट नहीं दिया? निकम्मों ने, किन निकम्मों ने आज टेस्ट नहीं दिया जी भाईजान? जरा मुझे एक साथ साथ एक जुमले की एक्सप्लेनेशन देते रहे, किस किस ने टेस्ट नहीं दिया आज जी? देयर वर एटलीस्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स जिन्होंने आज टेस्ट नहीं दिया। चलो, जिसका कोविड है, जिसका कोविड पॉजिटिव है, वो उसको तो ठीक है, माफी है जी। नहीं, आज जो आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट हुआ है, ये क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? I had a mock and a meeting for the exemption process with school. Okay, और mock practical in school today at that time. Okay, और जी? अच्छा, फिर एक काम करोगे भी आप, एक काम करोगे भाई जी। अभी जब मेरी क्लासें खत्म होंगी ना, क्लासें खत्म होके एकेडमी जाओ, एकेडमी जाके टेस्ट अटेम्प्ट करोगे भी। जिस टाइम भी आप लोगों की क्लास खत्म होगी, आज आपने लाजमी टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, किसी की भी टेस्ट के लिए बख्शिश नहीं है, किसी के लिए भी टेस्ट की बख्शिश नहीं है। ओके, हाँ, जिसकी घर में कोरोना है, जिस किसी फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है या किसी को खुद ही कोरोना हुआ है, वो छुट्टी करे। कोरोना के अलावा अगर किसी को कोई कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, उसके अलावा किसी का टेस्ट एग्जाम्प्टेड नहीं है। सबने टेस्ट देना भाई। सो प्लीज प्लीज टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलो, टेस्ट लाजमी देना है। इसको थोड़ा कह रहे हैं सर जूम इन कर दें। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, सुनो भैया, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाना है? ठीक है, हमारा इस वक्त कौन सा लेक्चर चल रहा है जी? दिस इज एएस लेवल। एएस लेवल्स पे हमारा फिजिक्स चल रही है। हमने जैसे आज मैथ्स में नया सेक्शन स्टार्ट किया है और हमने मैथ्स में एक टारगेट बनाया है कि यार इन ऑनलाइन 15 दिनों में ही, जो 14-15 दिनों का ऑनलाइन सीन है, इसी में अगर हम ज्योमेट्री खींच जाएं तो बहुत ही बड़े फायदे की बात होगी। इसी तरह फिजिक्स में भी मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि मैं इन 15 दिनों में वेव्स के सेक्शन को खत्म करने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपके सामने एक नोट्स खोले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स जो जो मैंने पढ़ाना है एग्जैक्टली मैंने उसको क्या किया है, अपने टीचर्स की मदद से हमने इसको, सर हामिद ने हमें सारे नोट्स जो हैं वो टाइप करके दे दिए हैं, ताकि टाइप करने वाला जो हमारा टाइम है वो बचत हो सके। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन देना है, तो बिल्कुल ही ओ लेवल्स टाइप है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग सारे लिखें, आप लोग सारा कुछ लिखेंगे, क्योंकि लिखने से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लिखने से जब आपको समझ सारा सही तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल एट द एंड आई विल डिसाइड कि मैंने आपको ये वाली नोट्स की शीट एज अ नोट्स देनी है कि नहीं देनी। ठीक है, सर हामिद, आपसे गुजारिश ये है कि जो जो कुछ मैं लिखता जाऊंगा, अब आप इस वर्कशीट के ऊपर एज इट इज उसको डिफरेंट कलर से लिखते जाएंगे। ये तो नॉर्मल नोट्स है ना, ये आपने बना के दिए हैं। अब जो मैं इस पे लिखता जाऊंगा, आपने क्या करना है, आपने उसको डिफरेंट कलर के साथ इसके ऊपर नोट करते जाना है। ठीक हो गया जी? चलें, और अनलेस अनटिल मैं किसी को एडिट कर दूं, ओके जी। यू नो व्हाट, फिजिक्स में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? आई थिंक आपका 50% सिलेबस फिजिक्स का हो चुका है जी? नॉट एग्जैक्ट 50, मोर देन 50 यू कैन से। हमने कुछ 60% सिलेबस कर लिया है। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद टू सेक्शंस, टू मोर बड़े हैवी किस्म के, जाइगेंटिक किस्म के सेक्शंस हैं। आप उनको सेक्शन कहिए या आप उनको चैप्टर्स कहिए। देयर इज दिस वेव्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन न्यूक्लियर। 15 दिन का टारगेट है वेव्स का, 15 दिन का टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी का, 3 दिन का टारगेट है न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो इट मीन्स मैं 18 अप्रैल तक जो मैंने बोला हुआ है, अल्लाह करे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं उस दिन तक इस काम को खत्म करूं। आप लोगों से जहां तक हिम्मत का ताल्लुक है, आप लोगों को मैंने बोला हुआ है, आज 15 मार्च हो चुकी है, अगर आप वो हमारा प्लानर याद करें जिसमें हमने कुछ प्लानिंग की थी कि जनाब दिन में कम से कम कितने घंटे मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए। आज के दिन मेरे ख्याल से वो तारीख चेंज हो रही है ना,
आज के दिन वो टाइमिंग्स चेंज हो रही है ना। हाँ, आज के दिन हमने क्या करना है, शुरू में जब हमने वो टाइम टेबल बनाया था तो उसमें 4 घंटे की सेल्फ स्टडी थी। फिर मार्च के शुरू में ठीक है, हमने जो कुछ भी किया, बेटा इस चीज को छोड़िए, सफी इस चीज को छोड़िए, जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो कीजिए, प्लीज उसको फॉलो कीजिए। मेरे ख्याल से मैंने 25 ऑफ फरवरी को आपको कहा था कि अब आपने 6 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। आज 15 मार्च है, आज के बाद से अगर आप 8 घंटे रोजाना पढ़ेंगे तो आप मेरे मुताबिक 100% ठीक चल रहे हैं। अगर आप, बल्कि हर किसी के मुताबिक, अब आपका स्कूल स्कूल बंद है, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, मेरे पास भी क्लास ऑनलाइन हो रही है, स्कूल में भी क्लास ऑनलाइन हो रही होगी। आई विल बेटर रिकमेंड कि कोई एक आधी क्लास अटेंड करें, या मेरी अटेंड करेंगे या स्कूल की अटेंड करें, आपको पता है किसकी अटेंड करनी है। हाँ, वो सबको मालूम है। स्कूल वाले शायद कहेंगे सिलेबस खत्म हो गया, जो भी हो गया, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मेरी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी क्लास मिस नहीं हो चुकी। आपको पता है कि हम पहले सेशंस में पिछले पिछले अभी तक से पहले हमारी कितनी स्लो स्पीड थी। अभी स्पीड मेरी स्लो ही रहेगी, अंडरस्टैंडिंग की स्पीड मैं गारंटी देता हूँ 100% समझाऊंगा। लेकिन अगर आप अब मेरा एक भी लेक्चर मिस करेंगे तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज ये करूं कि आप पूरा एक चैप्टर खो जाएंगे, आप पूरा एक सेक्शन खो जाएंगे। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी खुद के ऊपर कि अगर आप मेरा एक भी लेक्चर मिस ना करें। यू सी, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने 15 दिनों में वेव्स पढ़ाना है और 15 दिनों में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है। मैकेनिक्स पढ़ाने में मुझे 6 महीने लगे, ठीक है, क्योंकि तब तब इशू क्या था, तब बहुत सारे मोमेंटम्स खराब थे, मोमेंटम नहीं बिल्ड हुआ था, बच्चे 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी मुश्किल से पढ़ते थे। अब मैं कह रहा हूं, मेरी इन क्लासेस के साथ अगर आपने 8 घंटे का सेल्फ स्टडी भी रखा, पेपर हमारा 1.5 महीने बाद है भाई, ठीक है। जब फरवरी में जब एकेडमी खुली थी, ठीक हो गया सर, जब एकेडमी खुली थी तब मैंने बड़ा आपको रिलैक्स कहा। एकेडमी से पहले तो पता नहीं, आप ये 19 जनवरी से पहले तो, 19 जनवरी को एकेडमी खुली थी ना, उससे पहले घर में आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे मैं सब भूल चुका हूँ। 19 जनवरी को मैंने आपको कहा कि भाई अब आपको 4 घंटे कम से कम पढ़ना है। फरवरी में जाके कहीं कहा कि यार अब आपको 6 घंटे कहीं पढ़ना है। मार्च की इस तारीख में आज आपको कह रहा हूँ कि अब आपको 8 घंटे पढ़ना है। हाँ एग्जैक्टली, अप्रैल आएगा तो मैं 10 घंटे पढ़ने का कहूंगा। पेपर का महीना मई आएगा तो मैं आपको 12 घंटे पढ़ने का कहूंगा। तब जाकर तो आपके हिसाब किताब बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। मैं इस वेव्स को 15 दिनों में सिर्फ तभी कर पाऊंगा अगर आप सेल्फ स्टडी इतना ज्यादा करेंगे। जो हमको लिखवा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जब आपका दिल और दिमाग इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होगा, मेरे लिए सिलेबस खत्म कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं 15 दिन से भी कम टाइम में खत्म करा सकता हूँ। मुसीबत सिर्फ मेरे लिए क्या है कि बच्चा उतना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, बच्चा उसको एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता, ठीक है। सो प्लीज, आप लोगों की एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बढ़ाने का एक ही तरीका है मेरे पास। वो तरीका क्या है कि मैं यहां से तो पढ़ाता तो जाऊंगा अलिफ अलिफ करके, इसकी तो 100% गारंटी, आपको मालूम है इस बात का, ठीक है। लेकिन आप उसको दिल दिमाग में बिठा पाएंगे कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका टाइम डिसाइड करेगा, जितना टाइम आप इस पढ़ाई को देंगे, कितनी देर के लिए आप बैठ के पढ़ेंगे। अगर आप अभी भी पढ़ाई को 3-4 घंटे के लिए करना चाहते हैं तो याद रखिए आप अपनी इज्जत को भी खोएंगे, मेरी इज्जत को भी खोएंगे। आप याद रखिए जो हम अचीव कर सकते हैं आप नहीं अचीव कर पाएंगे, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं। दिस इज नॉट ओ लेवल्स, ओ लेवल्स होता है तो 3-4 घंटे भी मोर देन इनफ होता है। दिस इज ए लेवल्स, एडवांस्ड लेवल है, दिमाग को हिला के रख देगा आपके ये। आपको पता है हिलाया हुआ है इसने दिमाग आपका। 3 सब्जेक्ट्स मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहे हैं। अभी तक आधा सिलेबस पढ़ा है, आधे सिलेबस का टेस्ट लेता हूं तो अजाब में होते हैं आप लोग। 1.5 महीने बाद पूरे फुल फ्लेज सिलेबस का इम्तिहान है। हाँ, बेस्ट इज द बेस्ट। क्या करें, मिनिमम टाइम फॉर स्लीप। हाँ जी, मिनिमम टाइम फॉर स्लीप जो है, अभी आप 8 घंटे को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। मिनिमम टाइम फॉर स्लीप इज 8 आवर्स। उसके अलावा हर वक्त 8 घंटे की नींद होगी, पीछे रह गए 16 घंटे। 16 घंटों में से आप अपने दिन को क्या कर लो, अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। देयर इज दिस 24, देयर इज दिस 24 आवर्स, यू जस्ट डिवाइड देम इनटू थ्री थिंग्स। ये अभी कि आजकल की प्लानिंग सीधी सीधी है भाई, ठीक है। अब तो ट्रांसपोर्ट टाइम भी खत्म हो गया, वो ट्रांसपोर्ट वाला सीन ही खत्म हो गया, आने जाने का सीन ही खत्म हो गया, तैयार श्यार होने वाला सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 15 दिन है, घर में क्या होगा, 8 घंटे की स्लीप होगी भैया, ठीक है। 8 घंटे का सेल्फ स्टडी होगा, ठीक है। और जो भी मेरी क्लास है, आई डोंट नो मेरी क्लास कितनी देर की है, मेरी क्लासेस आपको कितनी देर की है भाई? आपको जो टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल में क्या है, 3 है 4 है 5 घंटे हैं। 5 घंटे, चलो 5 घंटे क्या हो गई, 5 घंटे की क्लासेस हो गई, ओके।
फिर भी आपको 3 घंटे बचे। चलो 8 घंटे का नींद हो गया, 8 घंटे का सेल्फ स्टडी हो गया, 5 घंटे प्लस ये जो 3 आवर्स है ये आपके हुए। तो भाई क्या याद करोगे, किस सखी से पाला पड़ा है आपका? 3 घंटे आपके हुए जो दिल में आए करो इनमें। 8 घंटे नींद को दो, 8 घंटे सेल्फ स्टडी को दो, 5 घंटे अपनी क्या कहते हैं मेरी क्लासेस को दो, और 3 घंटे जो दिल में आए करो। ठीक है, या जो भी मैंने प्लानिंग की हुई थी उस चार्ट को देखना ना, उस चार्ट को, कि उस चार्ट में क्या कुछ है जो लिखा हुआ है। ओके नाउ व्हाट? सो देखो बेटा, मैं सिर्फ ये बार बार ये टाइम जाया करने के लिए बातें नहीं कह रहा। ये वो प्लानिंग है, ये वो प्लानिंग है कि जिसको अगर आप देखें इम्तिहान, वो क्या कहते होते हैं, फौजियों से मिलो ना तो वो कहते हैं भाई जंग की लड़ाई अमन के वक्त में होती है, जंग है हमारी 1.5-2 महीने बाद, उसकी तैयारी इसी तरीके से होगी। सर ये 5 से 6 घंटे आप बना देते हैं, चलो ये लो 5 को 6 कर लो, लो तो फिर 2 घंटे आपके हुए। अगर मेरी क्लासें 6 घंटे की हैं तो फिर आपके पास 2 घंटे बचे। इक्वेशन वही है, ये मेरे और आपके 8 घंटे हैं। ठीक है, मेरे और आपके, ये आपकी नींद के हैं प्योर आपके, ये आपकी पढ़ाई के हैं प्योर पढ़ाई के। ये 6 और 2 जो हैं, या इसमें से कुछ टाइम मैं स्पेंड करूंगा आपके साथ और कुछ टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करेंगे। ठीक है, लो जी। सो जो इस तरह से करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगा, वो जरूर कामयाब होगा। अभी 4 घंटे पढ़ते हैं, जाना है 8 तक। हाँ जाना है 8 तक, आज की आज ही जाइए भाई, आज की आज ही पढ़ाई करनी है ढेर सारी। ठीक है, अच्छा कोई सीन नहीं है ऐसा वैसा। वापस चलें जनाब अपनी अपनी पढ़ाई की तरफ। प्लीज इसको अपने पास कहीं नोट कर लो, इसको अपने पास कहीं नोट कर लो यार, एक तो तुम लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी चीजों को, तो ये भी चीजें नोट करने वाली हैं, नोट करने वाली हैं, अपने पास लिखने वाली हैं। अच्छा लो जी, अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मुझे आप एक काम बताएंगे, जब भी मैं नया सेक्शन स्टार्ट करता हूँ तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे फिजिक्स की डेफिनेशन सुनाना पसंद करेगा? तो मुझे थोड़ा सा फिजिक्स की डेफिनेशन सुनाना पसंद करेगा? व्हाट इज इट? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी and their and what and their mutual relationship। ठीक हो गया जी। अच्छा इस इनके रिलेशनशिप को तो मारो ना गोली फिलहाल, बुनियादी सी बात है सर। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। या मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता मैटर शैटर सब पढ़ा चुका हूं मैं? मैटर की बड़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम उधर पढ़ रहे थे, क्या नाम है उसका, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी मैंने अच्छा खासा मैटर पढ़ाया। आज के टेस्ट में देखा होगा आपने कितना मैटर पढ़ाया। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी थी, गैस का कॉन्सेप्ट भी था, मैकेनिक्स भी था। तो अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, तो यस अभी तक हम जनरल फिजिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें मैकेनिक्स भी आती है, उसमें मैटर भी आता है, फेजेस ऑफ मैटर भी पढ़ा दिया है। आज मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है एनर्जी। अच्छा मुझे जरा बताओ, एनर्जी किस किस किस्म की होती है, कौन कौन सी एनर्जी पड़ी है भाई? हाँ जी, मेरे ख्याल से तो हम क्या कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज होती हैं सर। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है मैकेनिकल एनर्जी, कि जब मशीनें मूव करती हैं तो उनके अंदर होता है, पता नहीं काइनेटिक होता है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा है वो स्ट्रेन एनर्जी, कौन सा वाला एनर्जी? ये स्ट्रेन एनर्जी किसको कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में तो आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, स्ट्रेन एनर्जी में क्या होता है सर? स्ट्रेन एनर्जी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक हो गया, ये भी हमने काइनेटिक भी पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल नहीं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। ठीक है, अच्छा फिर मैकेनिकल पढ़ा है, अभी तक स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा है। एक और होता है इंटरनल एनर्जी। खैर मैं भी इंटरनल एनर्जी को नहीं डिस्कस करता, मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ, एक होता है वो थर्मल एनर्जी होता है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट इज लिखो जी। अच्छा एक और होता होगा साउंड एनर्जी है। ये थर्मल एनर्जी में क्या सीन होता है? थर्मल एनर्जी में या तो हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी।
ठीक है, ये हीट और लाइट में क्या सीन होता है बताओगे प्लीज, हीट और लाइट में क्या सीन होता है? सर इनकी ना वो होती हैं रेडिएशंस होती हैं, क्या होता है? हीट और लाइट की रेडिएशंस होती हैं। ग्रेट हो गया जी, आगे हूं मैं अपने चैप्टर की तरफ। साउंड एनर्जी की क्या होती हैं? सर साउंड एनर्जी की वेव्स होती हैं। हेलो जी, साउंड वेव्स होती हैं। हीट की रेडिएशंस होती हैं, लाइट की रेज होती हैं, साउंड की वेव्स होती हैं। 2 मिनट रुको भाई, क्या होता है दोबारा सुनो। मैं कुछ अल्फाज बताता हूँ, इन लफ्जों में से आज का मैं चैप्टर निकालूंगा। इन लफ्जों में से क्या चैप्टर निकल रहा है? थर्मल एनर्जी में क्या होता है? हीट रेडिएशंस। थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में देयर इज अ टर्म हीट रेडिएशंस। ओके, फिर एक होता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में क्या होता है? लाइट एनर्जी में होता है लाइट की रेज, लाइट रेज। फिर एक होता है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में क्या होता है सर? साउंड एनर्जी में होता है साउंड की वेव्स। लो जी, लफ्ज बनाते बनाते मैं किस लफ्ज तक आ ही गया हूं? लफ्ज बनाते बनाते मैं इस वेव्स के लफ्ज तक आ ही गया हूं मेरा भाई। सो यू नो व्हाट, मैंने आपको क्या पढ़ाना है? मैंने इस वक्त आपको वेव्स पढ़ाना है। हाँ जी, ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा आज का टॉपिक है जी। समझ आ रहा है? हमने क्या करना है, हम फिजिक्स में, फिजिक्स की जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज, यू नो, उसकी मुख्तलिफ किस्में सिखा रहा था, किस्मों में से किस्में निकालता गया। मैंने कही देर इज दिस, कौन सी वाली एनर्जी? देर इज दिस, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। देर इज मैकेनिकल एनर्जी, देन देर इज स्ट्रेन एनर्जी, ये हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ी, फिर स्ट्रेन एनर्जी हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी, फिर देर इज दिस थर्मल एनर्जी, वो हमने कब आगे पढ़नी है, या लाइट एनर्जी, या फिर यू नो देर इज दिस साउंड एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या है? काइनेटिक है, ग्रेविटेशनल है, स्ट्रेन एनर्जी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी में हीट की रेडिएशंस का लफ्ज सुना होगा कभी आपने, लाइट एनर्जी में लाइट की रेज का सुना होगा, साउंड एनर्जी में साउंड की वेव्स का सुना होगा। तो मैं आपको बेसिकली रेडिएशंस, रेज, बल्कि ज्यादा स्पेसिफिकली वेव्स का लफ्ज निकाल के सुनाना चाहता हूँ। हर किस्म, मतलब बचने का सर मतलब हर किस्म की एनर्जी वेव ही होती है ना। हाँ बस आ रहा हूँ, वेव्स की तरफ आ रहा हूँ। लफ्जों में से एनर्जी के लफ्जों में से वेव्स का लफ्ज आ गया ना। ओके जी, इसका मतलब है आज का जो हमारा सेक्शन है दैट इज वेव्स, एंड दिस इज, लेट मी टेल यू, सेक्शन नंबर 3। दिस इज सेक्शन नंबर 3। व्हाट वाज इन सेक्शन नंबर 1? सेक्शन नंबर 1 में क्या पढ़ा था भैया आपने? इट वाज मैकेनिक्स या जनरल फिजिक्स या मैकेनिक्स, क्या था? एक सेकंड, मैकेनिक्स नहीं, जनरल फिजिक्स पढ़ा था। सेक्शन नंबर 1 वाज जनरल फिजिक्स। फिर सेक्शन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 2 में हमने मैकेनिक्स पढ़ा। मैकेनिक्स को तो हमने को नेक्स्ट लेवल के सीट दिया कि सर जी पता नहीं वो ओल मैथ्स वाली मैकेनिक्स भी है, फिर वो ए लेवल्स वाली, वो फिजिक्स वाली अपनी एक मैकेनिक्स है, मैथ्स वाली मैकेनिक्स, फिजिक्स वाली मैकेनिक्स, फर्दर मैकेनिक्स, नो बहुत डिटेल हमने यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, खैर मैथ्स वाली मैकेनिक्स क्या थी, फर्दर मैकेनिक्स क्या थी, जो भी था, आपका आज टेस्ट हुआ है, मुझे उम्मीद है जिसने दिया है अच्छा ही दिया होगा। सो सो हम कहाँ पर हैं अभी? हम आज फिर नई बात स्टार्ट करेंगे। नया जो फिनोमेना है, नया फिनोमेना क्या है? नया फिनोमेना क्या है? नया फिनोमेना इज दिस वेव्स। ओके, वेव्स के लिए सबसे पहले क्या, दिस इज सेक्शन नंबर 3। इस सेक्शन नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 3.1 है, लो जी आज का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3.1, क्या नाम है इसका? इंट्रोडक्शन टू वेव्स। जी भाई, चैप्टर नंबर 3 इज इंट्रोडक्शन टू वेव्स। सर हामिद, आर यू देयर? सर हामिद, आप हैं क्लास में? जी, तो भाई इंट्रोडक्शन टू वेव्स में ठीक हो गया, मतलब दिस इज, ये एक्स्ट्रा लिखना है उसके ऊपर हमने, ठीक हो गया सर? चलें, अब आओ जी, यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तक तो लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया कि यार हमने क्या सेक्शन इंट्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी। और इसमें सबसे पहला जो काम है वो क्या है?
सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन टू वेव्स। इंट्रोडक्शन टू वेव्स, इंट्रोडक्शन टू वेव्स, ठीक है। अच्छा, वेव्स का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले पता करना चाहिए वेव होता क्या है सर, व्हाट इज दिस वेव। जी बच्चों, को मुझे बताना पसंद करोगे कि वेव क्या चीज होती है। आपके सामने लिखा हुआ है सर, ये वेव क्या है। वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। व्हाट इज इट? इट इज अ डिस्टर्बेंस। जी, इट इज क्या? इट इज अ डिस्टर्बेंस। अच्छा, सॉरी सॉरी बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आप में से इस वक्त किस किस के घर में प्रिंटर है? किस किस के पास अभी प्रिंटर है बच्चों? है? एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, अगर आपके पास प्रिंटर है तो मैं अभी आपको एक फाइल भेजता हूँ, आप उसको मीन वाइल प्रिंटिंग में लगाइए। मीन वाइल प्रिंटिंग में लगाइए, और बजाय इसके कि अपनी कॉपी पे लिखें, जहां मैं लिख रहा हूँ वहां आप लिखें। वो कोई नहीं, दुकान वाला काम बाद में कर लेना, वो बाद में कर लेना। अभी मैं आपको एक फाइल भेजता हूँ, इसको हमने थोड़ा एडिट कर, वैसे तो मैंने आपको दोबारा भी भेजनी है, दोबारा भी भेजनी है, मैं उसको एडिट करके दोबारा भी भेजूंगा, ठीक है। ओके 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 ओके, 2 मिनट रुको जी, 2 मिनट रुको, मैं आपको फाइल भेज देता हूँ। यस 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 के ग्रुप के ऊपर, कि अगर आपके पास, जिसके पास प्रिंटर है एटलीस्ट वो तो प्रिंट करके उसको कैरी करें ना। बाकी लोग नोट्स में लिखेंगे, बाकी सबके सब जिनके पास नहीं है वो वो कॉपी पे लिखें, वो अपनी कॉपी पे लिखते रहें। जिनके पास नहीं है वो अपनी कॉपी पे लिखते रहें। इसमें पेजेस कितने हैं? पेजेस आर ऑलमोस्ट 7 पेजेस हैं, ठीक है। ये आज के लेक्चर के हैं, इसमें और भी हमने ऐड करना है। अच्छा, सिर्फ आप वाला पार्ट, बस जो मैं लिखता जाऊंगा वो आप एक्स्ट्रा करते रहेंगे। सुनिए प्लीज, सुनिए जी, लिखें कॉपी, कॉपी निकालें पुत्र, कॉपी में सारा लिखें, सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ लिखें। दिस नॉट एग्जैक्टली जो नोट्स मैंने लिखवाने थे वो मैंने पहले से लिख के रख दिए हैं, ताकि मेरा लेक्चर का टाइम थोड़ा कम लगे। जी सुनिए प्लीज, लिखना स्टार्ट करें। हाँ जी, लिखना स्टार्ट करें जी। व्हाट इज अ वेव? वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किस चीज में? इन द पार्टिकल्स और इन द फील्ड्स that carries energy from one point to the other. Great हो गया जी। What is a wave? Wave is basically a disturbance. Wave is basically a disturbance. ये disturbance किस चीज में है? या तो disturbance जो है वो particles में होगी, या कोई fields होती हैं, या कोई fields होती हैं उनमें ये disturbance होएगी, ठीक है। हाँ, ये waves की definition है। It is a disturbance in the particles or the fields। ये भी आपको समझ आ जाएगा particles या fields का मतलब क्या है, ठीक है। Wave is a disturbance that carries energy, that carries energy। बेसिक बात यह है कि wave is an energy carrier। wave is a disturbance that carries energy from one point, जो one point होगा वो क्या होगा? source, to the other point वो क्या होगा? to the observer। हाँ जी, what is a wave? Wave is a disturbance that carries energy from one point to the other, ठीक है। डिस्टर्बेंस किस चीज में होगी? या तो पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में, या फील्ड्स में, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में डिस्टर्बेंस होगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। यू नो व्हाट, पार्टिकल्स के साथ मैं क्या लिखूंगा? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, या फिर फील्ड्स, मतलब कौन सी फील्ड्स? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। ये लफ्ज अभी आपको समझ नहीं आएगा। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में किस तरह की डिस्टर्बेंस होती है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स में किस तरह की डिस्टर्बेंस होती है, तो नेक्स्ट, ये बहुत आगे का लफ्ज है। इस लफ्ज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, इस लफ्ज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, ठीक है। अब बताता हूं असल जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो क्या है। वेव इज एन एनर्जी कैरियर। पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस कैसे होगी, तो फील्ड्स में डिस्टर्बेंस कैसे होगी, वो बात की बात है। वेव बेसिकली क्या है? वेव ने एनर्जी को सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ मूव कराना है, कैरी करना है। तो वेव की डेफिनेशन क्या हुई? वेव इज एन एनर्जी कैरियर। वेव खुद एनर्जी नहीं है, वेव जस्ट एनर्जी का कैरियर है। देखें फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में होता है या मैटर या होता है एनर्जी। क्या पढ़ना होता है? या मैटर को पढ़ना होता है या एनर्जी को पढ़ना होता है। अब ये जो एनर्जी होती है,
एनर्जी बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। एनर्जी का सबसे बुनियादी फिनोमेना क्या है, इसने एक जगह पे चिपक के बैठना नहीं होता। सूरज में मिसाल के तौर पर अगर कोई एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो वो जमीन तक आ रही है ना। अब वो किस तरीके से आ रही है, उस तरीके का नाम है वेव्स। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना, मिसाल के तौर पर आप मेरे सामने बैठे होते तो आप तक मेरी आवाज जा रही होती। आवाज है साउंड एनर्जी। अब वो कैसे जा रही होती, उस तरीके का नाम साउंड वेव्स निकालते। तो एनर्जी जब ट्रेवल करती है तो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये पढ़ाना चाहता हूं आज। व्हाट इज अ वेव? वेव इज अ फिनोमेना दैट कैरीज एनर्जी। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट कैरीज एनर्जी। एनर्जी इज ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये काम करो, एक काम करो, यहाँ साइड पे एक फैक्ट लिखो। यहाँ साइड पे फैक्ट लिखाता हूं। क्या लिखेंगे जी? व्हाट इज अ वेव? एक साइड नोट है भाई। एनर्जी इज ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी क्या है? एनर्जी हीट होती है, या लाइट होती है, या साउंड होती है। ये एनर्जी क्या करती है? दिस एनर्जी, चाहे वो हीट है, चाहे वो हीट की रेडिएशंस हैं, चाहे वो लाइट की रेज हैं, चाहे वो साउंड की वेव्स हैं, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ waves. Energy travels in the form of waves. Energy travels in the form of waves. Energy travels in the form of waves. इस पूरे जुमले में हमें सब समझ आ गया है, सिवाय किसके? हमें सिवाय इस लफ्ज के, इन पार्टिकल्स और फील्ड्स। इस लफ्ज को छोड़ दीजिए, इस लफ्ज को छोड़ दीजिए, हमें ये समझ नहीं आया। ठीक है, हाँ, हमें पार्टिकल्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं, फील्ड्स कैसे डिस्टर्ब होती हैं, उसको छोड़ दीजिए। बस इतना इतना ख्याल रखिए, इतना ख्याल रखिए कि सर जी क्या लफ्ज समझाना चाहता हूँ मैं। बेटा आपको ये वाला लफ्ज समझाना चाहता था कि जी व्हाट इज दिस, ये जी व्हाट इज वेव? वेव इज एनर्जी कैरियर। वेव कैरीज एनर्जी। एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। Waves are energy carriers. What is a wave? Wave is energy carrier. Simple is that. In simple words, I could write kya? I would write wave is an energy carrier. Loud. Wave is an energy carrier. Wave is an energy carrier. So wave is a disturbance in the medium. Wave is either a disturbance in the medium, in the particles of the medium, or in the electrical or magnetic fields that would carry energy from one point to the other. ठीक है? From the source जहाँ पे एनर्जी पैदा होगी। जोहेब प्लीज अपनी वीडियो बंद कीजिएगा। From source to the observer. ठीक है? आई होप इतना तो जुमला सबको समझ आ गया होगा कि सर वेव क्या है? वेव एनर्जी कैरियर है। एनर्जी क्या करती है? वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। ठीक है? अब वो किस तरह से ट्रेवल करती है वो तो अगली साइंस है ना, वो तो अगली साइंस है। ओके जी, यहाँ चलते हैं भाई। वेव के लफ्जी तर्जुमे में किसी को अगर प्रॉब्लम है, नॉट ऑल एनर्जी, बात की बात है, एंड पे डिस्कस करेंगे, एंड पे डिस्कस करेंगे मोहित। जितनी चलो इस वक्त आपको हीट एनर्जी का पता है, आपको लाइट एनर्जी का पता है, आपको साउंड एनर्जी का पता है, ये तो वेव्स की सूरत में जाती है ना। अभी जो सवाल है ना कि सर क्या हर किस्म की वेव एनर्जी की शक्ल में, मतलब क्या हर किस्म की एनर्जी वेव्स की शक्ल में जाती है? एंड पे डिस्कस कर लेंगे जब हमें सारी एनर्जियों का पता चल जाएगा। अगर हमें सारी एनर्जीज का पता चल गया तो फिर मैं आपका सवाल एंड पे डिस्कस कर लूंगा। फिल वक्त मैं अगर कहूं कि आपको ओ लेवल्स में थर्मल एनर्जी का पता है, आपको ओ लेवल्स में साउंड एनर्जी का पता है, आपको ओ लेवल्स में लाइट एनर्जी का पता है, तो दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ मोहित? लाइट और साउंड और हीट दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इनके लिए, इन 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 एनर्जीज के लिए। बाकी छोड़ दो, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात। मुझे आप बताओ, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इनके इनके ट्रेवल करने के लिए वेव्स ही होंगी ना। ओके, बाकी एनर्जीज को छोड़ दीजिए प्लीज, लाइट, हीट और साउंड की बात कीजिए। सो हम क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे कहते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। और कौन सी एनर्जी? ये वाली हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। हाँ जी, आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। सुनो भाई, जिन्होंने फोटोकॉपी कर लिया है वो उस फोटोकॉपी के ऊपर लिखें।
जिन्होंने फोटोकॉपी कर लिया है वो उस फोटोकॉपी के ऊपर ही लिखे। अच्छा ओके, नेक्स्ट बात क्या है भाई? नेक्स्ट बात यह है टाइप्स ऑफ वेव्स। लो जी, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होता है सर जी? दो तरह की वेव्स होती हैं, कौन कौन सी? या तो मैकेनिकल होती हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। वो लफ्ज़ की बात है ना। मैकेनिकल कौन सी होती हैं? दोज वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम, विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर propagation, those waves which do not require, ताकि क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बाबा, आपको पता ही है, मैं समझाते समझाते जा ही रहा होता हूँ नीचे। लिखें बेटा, अहमद प्लीज लिखें, डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स, प्लीज राइट डाउन। प्लीज अपने हाथ से जब तक आप लिखेंगे ना तब तक फायदा नहीं होगा, तब तक फायदा नहीं होगा प्लीज, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं भाई? हम ये कह रहे हैं कि भाईजान, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेव्स? mechanical waves and electromagnetic waves. What are mechanical waves? They are the waves which require a medium. They are the waves which require a medium. हाँ जी। What are electromagnetic waves? They are the waves which do not require a medium. वो लफ्ज़ में ही पढ़ा है ना, हाँ जी। For what? For their propagation. For their propagation. What is meant by propagation? Propagation होता है moving away from the source. Movement away from the source. Propagation का मतलब क्या है? Movement. For their movement away from the source. सर ये जुमला यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रोपगेशन के साथ, फॉर द ट्रेवलिंग, फॉर देयर मूवमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, फॉर द ट्रैवल अवे फ्रॉम द सोर्स, व्हाटएवर, ठीक है। ओ लफ्ज़ के अल्फाज हैं, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा इनमें, ठीक है। बस मैकेनिकल का वैसे तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला मैकेनिकल नहीं है। ओ लफ्ज़ के दो लफ्ज़ थे, मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब इस वक्त क्या है? इस वक्त मैकेनिकल का मतलब मशीनें नहीं है, इस वक्त मैकेनिकल का मतलब है मीडियम है। क्या मतलब है इसका? मीडियम, ठीक है। व्हाट इज मीडियम बाय द वे? है नी, those waves which require a medium, medium मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब मैटर, मैटर मतलब पार्टिकल्स। लो जी, those waves which require a medium, which require a medium मतलब मटेरियल चाहिए उनको, मटेरियल मतलब मैटर चाहिए, मैटर मतलब पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है। अब वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। मिसाल के तौर पे साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स को क्या चाहिए? एयर चाहिए। साउंड वेव्स को एक गैशियस मीडियम चाहिए। वाटर वेव्स हैं जो समुद्र में, वाटर वेव्स होती हैं, वो वाटर में होती हैं। अब वाटर वेव्स हवा में तो नहीं हो सकती। वाटर वेव्स आर इन द वाटर, तो उनको वाटर चाहिए। सीज्मिक वेव्स, ये जो जलजला आता है, जलजला अगर वो ताजिकिस्तान में कहीं पहाड़ में मसला हुआ है, ताजिकिस्तान में किसी पता नहीं क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिली हैं, ठीक है। तो हिलते हिलते उनकी उनकी हिलावट, उनकी डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस कहाँ तक फील होती है? मिसाल के तौर पर कभी आपने सुना होगा जब जलजले आते हैं, कहते हैं जी इसका जो मरकज था, ठीक है। इस हमारा आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इसका जो मरकज था वो पता नहीं ईरान में था, आज जलजले का मकसद जो है वो नेपाल में था, आज जलजले का एपिसेंटर जो है वो पता नहीं कश्मीर में था। यू नो जलजला तो इस्लामाबाद तक आ गया, जलजला तो पुत्र अकेडमी था, वो पिछले दिनों की टेस्ट था तो अकेडमी तक जलजला आ गया, ठीक है। तो वो डिस्टर्बेंस थी ना, वो डिस्टर्बेंस क्या हुई? ट्रेवल हुई। थ्रू व्हाट? थ्रू साउंड थी तो एयर के थ्रू होती है ट्रेवल, वाटर वेव्स में वाटर होता है, जलजला अर्थ के थ्रू ट्रेवल होता होता, सॉलिड के थ्रू ट्रेवल होता होता आ जाता है, ठीक है। सो एक बच्चे ने कहा सर ये एस्ट्रोनॉट्स फिर आपस में बातें कैसे करते हैं अगर साउंड को मीडियम चाहिए होती है? बेटा ये वो उनके दरमियान में कोई हवा नहीं होती, ठीक है। अच्छा तो सुनिए, इधर सुनिए। ओके ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यस दे यूज इंटरकॉम्स। जी जनाब, वो आपस में हवा के थ्रू बात नहीं करते, दरमियान में हवा ही नहीं होती, तो उनका तो कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं मैकेनिकल या कोई कोई रेडियो स्टेशन कोई ना लगे होते हैं, कोई ना कोई क्या लगा होता है, इंटरकॉम्स लगे होते हैं, बिल्ट इन फोन्स इन देयर स्पेस सूट्स। जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों के अंदर ही कोई ना कोई एक इंटरकॉम लगा होता है, ठीक हो गया जी। हमारा आपने सवाल पूछा था, आपको समझ आया? वो हवा के थ्रू बात नहीं कर रहे, वो किस तरह बात कर रहे हैं? वो उन्होंने जो कपड़े शपड़े पहने हुए हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, वो फोन के थ्रू, वो फोन पे बात कर रहे हैं, चलो आसान करते हैं, वो एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलेंगे भाई, ओके जी। सो यू नो व्हाट,
Then there is those waves which do not require a medium, which do not require a medium. Which waves do not require a medium? हाँ, सूरज से लेकर जमीन तक क्या कुछ आ रहा है? All the waves coming from the sun to the earth. What are they? All the waves coming from the sun to the earth, they are electromagnetic in nature. सूरज और जमीन के दरमियान में क्या है? सूरज और जमीन के दरमियान में क्या है? सर जी कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है ना, ठीक है। वैक्यूम में मतलब गामा रेज भी आ रही है वहां से, एक्स रेज भी आ रही है वहां से, यूवी रेज भी आ रही है वहां से, विजिबल लाइट भी आ रही है वहां से, इंफ्रारेड भी आ रहा है वहां से, माइक्रोवेव्स भी आ रही है वहां से, रेडियो वेव्स भी आ रही है वहां से। सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या थी? दे आर दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्या हो सकता है? ठीक है, ये जो साउंड, ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दे कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे कैन मूव थ्रू वैक्यूम। ये इधर क्या होगा? मैकेनिकल वेव्स क्या करती हैं जी? एक सेकंड जरा रुकिएगा प्लीज। मैं अगर मैकेनिकल वेव्स के साथ यहाँ पे आखिरी एक जुमला ये लिखूं कि मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू व्हाट? कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रो magnetic waves, they do not require a medium, so they can travel through what? Can travel through vacuum। जी भैया, यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी जनाब, इस बात में अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल की एग्जांपल में मैंने आपको साउंड बताया है, वाटर बताया है, जलजला बताया है, ठीक है। या फिर अभी मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा? अभी आगे मैंने पढ़ाना है वेव इन अ स्प्रिंग और वेव इन अ स्ट्रिंग। ये मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ आपको। स्प्रिंग में किस तरह की वेव पैदा करूंगा और स्ट्रिंग में किस तरह की वेव पैदा करूंगा, ठीक है। ठीक हो गया। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर स्टडीइंग क्या? वी आर स्टडीइंग दीज टाइप्स ऑफ वेव्स, एंड टाइप्स ऑफ वेव्स में क्या चल रहा है? सर दो तरह की टाइप्स हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल क्या होता है? दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, दोज वेव्स व्हिच कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। सो इधर क्या है? साउंड है, वाटर है, सीस्मिक है। वेव इन अ स्प्रिंग है, इधर स्प्रिंग मीडियम है, इधर स्ट्रिंग मीडियम है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वहां होता क्या है? यहाँ हो क्या रहा है भाई? यहाँ इसमें होगा क्या? सर जी ये जो हमारा मैकेनिकल वेव्स है, इसमें होगा क्या? मटेरियल होगा, मैटर होगा, पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स करेंगे क्या? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे क्या करने के लिए? टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ऑन द अदर हैंड, ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेट, नो नॉट वेव्स। सर हामिद प्लीज इस लफ्ज को ठीक करेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स नहीं, प्लीज चेंज दिस वर्ड। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं साइमल्टेनियसली टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। व्हाट इज हैपनिंग? इधर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वाइब्रेट करेंगी, ऑसिलेट करेंगी, एक ही बात है, वाइब्रेट करना ऑसिलेट करना एक ही बात, ठीक है। साइमल्टेनियसली टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ से आ गई? आप कहेंगे सर ये क्या हो गया? तो फिर लफ्ज का तर्जुमा भी तो सिखाना है ना, है लफ्ज का तर्जुमा भी तो सिखाना है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल and magnetic fields will oscillate simultaneously to carry the energy from one point to the other. Mechanical medium or the material or the matter, mechanical का M for mechanical medium material matter, ठीक है। और उस मैटर के पार्टिकल्स विल डू क्या? मैकेनिकल
यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक आओ जी, ये जुमला इसके साथ कनेक्ट करोगे। मैकेनिकल का मतलब होता है मीडियम है जी, मटेरियल है जी, मैटर है जी। मैटर में पार्टिकल्स हैं जी, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे थोड़ी देर के लिए, मैं भी आपको लफ्जों के तर्जुमे सिखा रहा हूँ भाई। एक बात याद रखना, अभी मैं पूरा चैप्टर नहीं खत्म कर रहा है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, लफ्ज है, लफ्जों का अंडरस्टैंडिंग है, अल्फाज समझा रहा हूँ। अभी मैंने अपनी बात को एग्जाम्पल्स के साथ, एक्चुअल ड्राइंग के साथ, एक्चुअल इमेजिनेशन के साथ, एक्चुअल जो उसका एक अंडरस्टैंडिंग उसका उसके साथ रिलेट नहीं किया। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स, कि वर्ड्स की मीनिंग क्या है। मैकेनिकल वेव्स का मीनिंग है वेव्स रिक्वायरिंग अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मीनिंग है वेव्स डू नॉट रिक्वायरिंग अ मीडियम। मैकेनिकल कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, मैकेनिकल में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वुड बी वाइब्रेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वुड बी वाइब्रेटिंग। एग्जांपल्स आर साउंड, वाटर, सीस्मिक। और यहाँ पे एग्जांपल्स आर गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। नजर नहीं आती ना मोबाइल की जो रेडियो वेव्स नजर आ रही हैं आपको? नहीं। इंफ्रारेड रेज नजर आती हैं हमें? नहीं। हाँ, एक चीज नजर आती है। क्या नजर आता है? क्या नजर आता है भाई? सर ये क्या बोलते हैं, हमें लाइट रेज तो नजर आती हैं। हाँ जी भाई, नजर आती हैं। साउंड वेव सर हमें सुनाई देती हैं। ओके, अल्लाह ने हमारे कान बनाए हैं कि साउंड वेव्स को सुन लो और विजिबल लाइट को देख लो। ओके ओके, कुछ सवाल है इस इंट्रोडक्शन में तो प्लीज हाथ खड़ा करो। कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करो। नो, आगे चलो, आगे चलो। ओके ओके, ग्रेट, हो गया। अच्छा, अब सब 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 रिलैक्स रिलैक्स करेंगे भाई। फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, स्पीड होती है, एनर्जी होती है, इंटेंसिटी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, फिर तो बहुत कुछ होता है। फ्रीक्वेंसी का पूछोगे, सब्र करो, समझाता हूँ, सबको समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट इज क्या है जी? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में देखें, पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? पहले मैंने आपको जनरल टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ा दी हैं कि ये दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाऊं, ठीक है जी, सादा आसान, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं जरा दो लफ्जों का इस पहले पेज पे जस्ट दो लफ्जों का तर्जुमा है कि मैकेनिकल क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, अब आते हैं मैकेनिकल वेव्स की फर्दर डिटेल की तरफ। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर डिटेल की तरफ। मैकेनिकल वेव्स मतलब जिनको मीडियम चाहिए होता है, जिनको मीडियम चाहिए होता है, जिनको मटेरियल चाहिए होता है, उनकी कितनी किस्में होती हैं? दो, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स है, आपने कभी इस लफ्ज को सुना है पहले? इस लफ्ज को पहले कभी सुना है? चलो, ओ लफ्ज की टर्म्स है, मैं इसलिए ज्यादा इसमें क्यों परेशान करूं। ट्रांसवर्सल सुना होगा, है जी। ट्रांसवर्स का जो मतलब है ना बेटा, ट्रांसवर्स का जो मतलब इसका है सर परपेंडिकुलर टू समथिंग। लेट मी टेल यू, जैसे मैथ्स में कहते हैं ना नॉर्मल टू टेंजेंट, इसी तरह ट्रांसवर्स में एक लफ्ज होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है सर? वो अलोंग, अलोंग द लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग समथिंग, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू समथिंग। तो आई थिंक ये भी ओ लेवल्स के अल्फाज हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स? दोज वेव्स इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, कैसे? वाइब्रेट परपेंडिकुलरली, particles of the medium vibrate perpendicularly to the direction of wave motion। यहाँ पे क्या होगा? longitudinal में those waves में particles of the medium vibrate कैसे? vibrate parallel to the direction of wave motion। ये लफ्ज है, लफ्जों का तर्जुमा है कि सर व्हाट इज हैपनिंग ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है सर? मीडियम, ये जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम मतलब, मीडियम मतलब, मीडियम का मतलब है सर जी पार्टिकल्स। मीडियम का मतलब है, 2 मिनट रुकिएगा, मीडियम का मतलब है सर, ये देखिए, ये कौन है जी? What is this? This is the particle। ये पार्टिकल, अगर मैं कहूं यहाँ पे कहीं सोर्स है, यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ द वेव है, ये पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगा।
वेव किधर जाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन किधर है? अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आगे है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी आगे है, तो पार्टिकल कैसे करेगा? पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? अगर मैं कहूँ डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आगे है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी आगे है, तो दिस पार्टिकल इज व्हाट? दिस पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग कैसे? फॉरवर्ड and backward, back and forth. This is vibrating back and forth. This particle is vibrating back and forth. जी 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 बच्चों, जो करा रहा हूँ सब कुछ करें ना, जो करा रहा हूँ सब कुछ करेंगे, जो पढ़ा रहा हूँ सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। सो ट्रांसवर्स का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलरली, लॉन्गिट्यूडनल मतलब है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। If the direction of wave motion is to the right, particle is vibrating up and down. Direction of wave motion is to the, इधर सर, इधर ना ऑब्जर्वर का लफ्ज काट के क्या लिखिएगा? डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज टू द राइट, या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो टू द राइट, बट द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज टू द राइट, या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो टू द राइट, but the particle, how is the particle vibrating? How is the particle vibrating? Please look at that. Particle is vibrating, इधर वाला up and down, इधर वाला back and forth. तो ये इस पार्टिकल की वाइब्रेशन का एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? 90 डिग्री। इस पार्टिकल की वाइब्रेशन का इसके साथ एंगल क्या है? 0 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल्स अगर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे, तो क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। पैरेलल वाइब्रेट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ये तो वंस अगेन लफ्जी तर्जुमा हो गया। नाउ व्हाट? अब हम आगे क्या करेंगे? आगे जरा देखिए भाई, आगे क्या हो रहा है? आगे इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स आर, फॉर एग्जांपल, वाटर वेव्स और वेव इन अ रोप या वेव इन अ स्ट्रिंग। ये पानी में पानी, ये क्या होता है? ये पानी ऊपर नीचे, पानी ऊपर होता है, फिर पानी नीचे होता है, फिर पानी मतलब पानी के कुछ पार्टिकल्स कभी ऊपर जाते हैं, फिर कुछ नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। ठीक है। इसी तरह पानी में ये जो, अगर मैं एक रस्सी ले लूं, वेव इन अ रोप, if I just tell you, अच्छा सर हामिद, आर यू देयर? सर हामिद, आप हैं क्लास में? मैं जरा यहाँ पे आपको वेव इन, अच्छा सर, इस ड्राइंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ पता क्या करना है? यहाँ ड्राइंग ऐसे बनानी है, जैसे ये ड्राइंग बनी हुई है ना, स्प्रिंग वाली ड्राइंग में क्या हो रहा है? स्प्रिंग वाली ड्राइंग में ये एक, दिस इज सम वॉल, दिस इज अ वॉल, ओके। इसको नहीं चेंज करना, बस ये ठीक है, ये स्प्रिंग है। आप स्प्रिंग को पकड़ के क्या कर रहे थे? आप आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? स्प्रिंग के ऊपर आपने क्या किया? फोर्स लगाई। फोर्स इज अप्लाइड बैक एंड फोर्थ। तो व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे क्या हुआ है सर? जब हमने इसको इस स्प्रिंग को जब हमने बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट किया, तो उसके अंदर क्या पैदा हुआ? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव आगे की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द स्प्रिंग। पार्टिकल्स को अगर आप देखेंगे तो कहीं पे जुड़ गए हैं, कहीं पे खुल गए हैं, कहीं पे जुड़ गए हैं, कहीं पे खुल गए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जो बस कहना चाहता था वो ये है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कौन सी ड्राइंग बनाएं? यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ की बजाय डिस्टेंस टाइम का ग्राफ मत बनाइए। यहाँ पे क्या बनाइए? ये एक रस्सी है, जस्ट बता दीजिए ये रस्सी है। रस्सी को यहाँ पे हमने क्या किया? रस्सी पे अगर हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उसको वाइब्रेट करेंगे रस्सी को,
अगर ऐसे रस्सी हो, रस्सी को ऊपर नीचे वाइब्रेट किया जाए, ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बनानी, टाइम भी नहीं बनाना, जस्ट इस तरह की एक दीवार बनानी है, यहाँ रस्सी दिखानी है, स्ट्रिंग दिखानी है या रोप दिखानी है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग दिखाया हुआ है, यहाँ पे रोप या स्ट्रिंग दिखानी है, उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करना है, तो उसमें क्या पैदा होगा, उसमें यूं करके वेव पैदा होगा। इसका ये y भी काट दीजिएगा और इसका ये x भी काट दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हम यहाँ पे सिर्फ क्या समझाना चाहते हैं बच्चों को, हम यहाँ पे सिर्फ बच्चों को ये ड्राइंग दिखाना चाहते हैं कि स्प्रिंग को हमने क्या किया, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट किया, तो उसमें क्या पैदा हो गया, उसमें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये पैदा हो गया। दिस इज ऑल्सो, इसको वेव कहते हैं। इसमें इसका जुड़ जाना, इसका खुल जाना, फिर इसका जुड़ जाना, फिर इसका खुल जाना, फिर इसका जुड़ जाना, फिर इसका खुल जाना, फिर इसका जुड़ जाना, इसको वेव कहते हैं। यहाँ पर ऊपर चले जाना, फिर नीचे चले जाना, फिर ऊपर चले जाना, इसको कहते हैं क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, क्या, crests and troughs are formed। ओके, यहां क्या कहेंगे, यहां कहेंगे सर compressions and what, and rarefactions are formed। ठीक हो गया जी। यहां पर फोर्स, बल्कि एक सेकेंड, फोर्स ना लिखिए, कॉल इट वाइब्रेशन। कॉल इट क्या, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ दी, यहां पे हमने इस रस्सी को यहां से पकड़कर, सर हामिद अगर यहाँ ना एक हाथ बन जाए, हाथ से स्प्रिंग को फॉरवर्ड बैकवर्ड खींच रहे हों, यहाँ पे भी एक हाथ बन जाए, रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे हों, तो कमाल की ड्राइंग बनेगी, कमाल की ड्राइंग बनेगी। कि यहाँ से एक हाथ इस स्प्रिंग को पकड़कर, हाँ इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड वाइब्रेट कर रहा हो, यहाँ से एक हाथ रस्सी को पकड़कर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा हो, तो ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर का पोर्शन है वी कॉल इट क्रेस्ट, जो नीचे का पोर्शन है वी कॉल इट ट्रफ। यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ पोर्शन है वी कॉल इट कंप्रेशन, जो खुला हुआ पोर्शन है वी कॉल इट रेयरफेक्शन। जी तो भाई, सॉरी 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 भैया, हाँ जी, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये कह रहा हूं कि भाई टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स? सर दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन सिखाई गई, ये पैरेलल वाइब्रेशन सिखाई गई। फिर यहाँ पे रोप में जब आपने रस्सी को पकड़ कर ऊपर नीचे डिस्टर्ब करना है, परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब करना है, तो वेव किधर जाएगी, जैसे हमने कहा यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आगे जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे भी सुनिए गौर से, यहाँ पे वेव किधर जा रही है भाई, वेव आगे जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, और यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव और एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ वेव और एनर्जी किस तरफ है, टू द राइट। ये आपको क्रैश ट्रफ, मतलब यहाँ से जब आप इसको झटका देंगे, यहाँ पे जब आप, जहाँ से आपने इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ से अगर आप इसको झटका देंगे ऊपर नीचे, तो अल्टीमेटली ये जर्क कहाँ तक पहुंचेगा, ये जर्क यहाँ तक फील होगा। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर इफ आई से, देखो अगर आपको कर्सर में, अब आपको एक सेकंड रुकेंगे प्लीज जी बच्चों, अभी आपको कर्सर नजर आ रहा है मेरा, बच्चों कर्सर नजर आ रहा है? इफ आई जस्ट से, ओके, इफ आई जस्ट से भाई के यहां से आपने वाइब्रेट, यहाँ इफ दिस इज द सोर्स, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो, वो अपने हाथ से रस्सी को अप एंड डाउन वाइब्रेट करे, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो, ठीक है, उसने इस रस्सी को पकड़ा हुआ हो, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे जो बंदा होगा, अगर उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है तो क्या होगा, प्लीज बताइए सर। इसने जो रस्सी में जर्क पैदा किया है, इसने जो रस्सी में वाइब्रेशन पैदा की है, इसने जो रस्सी में डिस्टर्बेंस पैदा की है, इसने जो रस्सी में एनर्जी क्रिएट की है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव यहां तक ट्रांसफर होगी। थोड़ी देर बाद ये झटका किसको महसूस होगा, थोड़ी देर बाद ये झटका इस भाई को भी महसूस होगा जो यहाँ खड़ा है।
उसका हाथ भी हिलेगा, उसका हाथ भी हिलेगा। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वेव का मकसद क्या है। वेव का क्या मकसद है? वेव का मकसद है कौन सी एनर्जी को, मतलब क्या करना, एनर्जी को ट्रांसफर करना। यहाँ पे बच्चा इसको वाइब्रेट कर रहा है, कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी थ्रू दिस रोप यहाँ इसके हाथ तक चली गई है, दूसरे बंदे के हाथ तक चली गई है। सो डायरेक्शन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी आगे है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे थे, जो पार्टिकल्स ऊपर चले गए उसको हमने क्रेस्ट कह दिया, जो पार्टिकल्स नीचे आ गए उसको हमने ट्रफ कह दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए उसको कंप्रेशन कह दिया, जो खुल गया उसको हमने रेयरफेक्शन कह दिया। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। जी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी सर ये भी लिख दें, बस जिस तरह से ड्राइंग को मैं एडिट कर रहा हूँ, जितना जितना ड्राइंग एडिट हो रही है उतना उतना एडिट करते जाएंगे। जितना जितना ड्राइंग एडिट हो रही है, यहाँ पे लिखेंगे क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म, वहां लिखेंगे कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर फॉर्म्ड। अब ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता क्या है, वो अगला टॉपिक है, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द वेव्स। ठीक है, सो यू नो हम क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल ओ लेवल्स चल रहा है, बहुत ही काफी हद तक ओ लेवल्स चल रहा है। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो ओके। अब आगे अगला टॉपिक क्या जी हमारे पास, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू वेव्स। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। ओके, व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स, व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, देयर इज दिस ड्राइंग। सबसे पहली टर्म है जी ट्रांसवर्स वेव्स। आई थिंक हमें ये तो जरूर समझ आया है, हमें ये तो समझ आ गया है कि सर पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना जरूरी है जी। सो आई बिलीव बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स या रिलेटेड टू वाइब्रेशंस, ये लीजिए, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स या फिर रिलेटेड टू वाइब्रेशंस। एक काम करेंगे सर, वो जो ड्राइंग हमने वाइब्रेशंस की बाद में बनाई है वो ड्राइंग हम यहां बना देंगे। सुनिएगा जरा प्लीज, यहाँ पर एक सीलिंग है, यहाँ पर एक दफा अगर मैं उस ड्राइंग को व्यू कर लूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी ये वाली ड्राइंग, इस ड्राइंग को उठा के सर वहां पे बना दीजिए जहाँ भी बिल्कुल पेज का स्टार्टर है, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। दोनों ड्राइंग्स को हम यहाँ पे बना देते हैं। सुनो जी, टर्म्स सिखाने के लिए हमें कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने वो पेंडुलम शेंडुलम पढ़ा हुआ है बच्चों, याद है पेंडुलम तो पढ़ा हुआ ना बचपन में। तो मैं अगर पेंडुलम वाला ही सीन बनाऊं, अगर मैं पेंडुलम वाला ही सीन बनाऊं तो कैन यू प्लीज गो अप फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, इधर ये लीजिए, ओके डन। जी बच्चों कहाँ पे पहुंचे हैं भाई, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स के साथ हमने वाइब्रेशन की बात कर दी है। मैं जरा यहाँ वाइब्रेशन ड्रॉ कर दूं, मुझे लगता है ये ड्राइंग आपने ओ लेवल्स में पहले से भी पढ़ा होगा। जी ये जी गो, देखें बेटा वाइब्रेशंस में भी और वेव्स में भी, वाइब्रेशंस में भी और वेव्स में भी, ये वाइब्रेशन की ड्राइंग है। पेंडुलम में आपने कहीं ना कहीं एक पेंडुलम को वाइब्रेट होते हुए देखा होगा। या फिर एक काम करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं, या एक किसी पार्टिकल को आपने वाइब्रेट होते हुए देखा होगा। तो वह पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से या तो यहां तक आ जाएगा,
ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से यहाँ तक आ जाएगा। या फिर आपने पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को यूं वाइब्रेट होते हुए देखा होगा। अच्छा ओके, अभी मैं चूंकि ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहा हूं तो मैं ट्रांसवर्स वाली वाइब्रेशन ही बताऊंगा। बल्कि कोई बात नहीं, अगर मैं ये भी कह दूं कि एक पार्टिकल है वो यूं वाइब्रेट कर सकता है, किसी भी एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा हो, एक पार्टिकल की वाइब्रेशन दिखाएं या आपको क्या बोलते हैं पूरे पेंडुलम की वाइब्रेशन दिखाएं। ये क्या सीन है जी? मिट जाओ भाई, मिट जाओ। अच्छा, मैं इसकी ड्राइंग को यहाँ बना देता हूँ। या तो ये पार्टिकल उधर चला जाए, ये पार्टिकल इधर आ जाए। हाँ जी, सो यू नो व्हाट, सबसे पहला लफ्ज क्या है जी? सबसे पहला लफ्ज क्या है? मीन पोजीशन। ये अल्फाज वाइब्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले वाइब्रेशन आपको सिखाना, ड्रॉ करना सिखा दी है। ठीक है, ये 2-3 ड्राइंग्स बना लेंगे सर। एक ये वाली वाइब्रेशन वाली ड्राइंग बना लेंगे, एक पार्टिकल के ऊपर और नीचे वर्टिकल वाइब्रेशन की ड्राइंग बना लेंगे, एक पार्टिकल की फॉरवर्ड बैकवर्ड वाइब्रेशन की ड्राइंग बना लेंगे। सबसे पहला लफ्ज क्या है? मीन पोजीशन। किधर है मीन पोजीशन? सर ये है मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन किधर है? सर ये है मीन पोजीशन। अच्छा, इसकी मीन पोजीशन किधर है? सर ये है इसकी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन होता है जी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, या एवरेज ऑफ एक्सट्रीम पोजीशंस, या जहां पर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। व्हाट इज मीन पोजीशन? सारी मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहिए, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन कहिए, ये एवरेज ऑफ मीन पोजीशन इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है जी, इनिशियल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ये कह दीजिए। इनिशियल इनिशियल पोजीशन ना कहिए, इनिशियल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ये कह दीजिए। यहाँ पे एक लफ्ज लिखेंगे जी, इनिशियल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ठीक है जोहेब सर, ये फ्रेज यहाँ से काट दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने पहले से लिखा हुआ है। सो व्हाट इज इट? इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनिशियल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ये जो भी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी उनकी एवरेज ऑफ एक्सट्रीम पोजीशंस, वेयर व्हाट हैपेंस, ये लिखिए जी, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वेयर, अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मिसाल के तौर पे यहाँ अगर मैं मीन पोजीशन पे कहूँ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेट मी टेल यू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो सबसे पहला लफ्ज हो गया जी वाइब्रेशन का, या वेव्स में जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसकी मीन पोजीशन होती है बिल्कुल दरमियान में, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एवरेज ऑफ एक्सट्रीम पोजीशंस, व्हाटएवर, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आप कहेंगे सर इनिशियल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ठीक है, अच्छा अब एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाट इज एक्सट्रीम पोजीशन? या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होती है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है, बेसिकली जब भी पार्टिकल क्या करता है, जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है, व्हाट इज मतलब वाइब्रेशन? वाइब्रेशन के लफ्ज है ऑसिलेशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ये सारे अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? वाइब्रेशन के लिए। व्हाट इज वाइब्रेशन? ऑसिलेशन, बैक एंड फोर्थ, यू नो व्हाट इज दिस, बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, मोशन अबाउट मीन पोजीशन। इन लफ्जों में किसी को प्रॉब्लम है? एक और लफ्ज लिखेंगे, ऑसिलेशन लिखा है, बैक एंड फोर्थ मोशन लिखा है, टू एंड फ्रो मोशन लिखा है, मोशन अबाउट मीन पोजीशन लिखे सर, पीरियोडिक मोशन अबाउट, पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन। पीरियोडिक मोशन लिखिए, यहाँ एक लफ्ज लिखेंगे क्या? पीरियोडिक, मतलब जो बार बार रिपीट होता है, पीरियोडिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन। पीरियोडिक का मतलब होता है अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, बार बार जो होती है, बस सिंपल है, पीरियोडिक मोशन लिख दीजिए।
वाइब्रेशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है, बैक एंड फोर्थ क्या है, विल बी केमिस्ट्री। बेटा अभी इसको खत्म, इसको जरा किसी तोड़ पहुंचाता हूँ, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 7:30। 7:30 पे केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टर्म समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? मेन पोजीशन की टर्म समझ आई है? करेंगे यार। बेटा अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो यार। क्या केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हो भाई? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पूछो। बुरी बात है बेटा, तो बड़ी अजीब और गरीब सी डिस्टर्बेंस है। टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा हो, आप उससे पूछेंगे सर केमिस्ट्री में आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे? क्या सवाल है ये? सब्र कीजिए, पता चल जाएगा क्या पढ़ाएंगे। ये तो डिस्टर्ब करने वाली बात हुई। इधर ध्यान दो भाई, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में दिमाग रखो यार। ओके अंडरस्टैंड, बहुत ओ लेवल्स टाइप है, लेकिन हम क्या करें, पढ़ना तो है ना, रिवाइज तो मैंने कराना है सारा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सट्रीम पोजीशन पर। व्हाट इज एक्सट्रीम पोजीशन? दो तरह की एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं, राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट वाली। इसको बोल दीजिए राइट वाली एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, इसमें भी अपवर्ड, राइट लेफ्ट, अप डाउन, अप एक्सट्रीम, यहाँ पे टॉप इसको अप एक्सट्रीम की बजाय क्या कहते हैं? टॉप एक्सट्रीम। इसका एक्सट्रीम टॉप है, पार्टिकल का एक्सट्रीम टॉप है, और ये उस पार्टिकल का एक्सट्रीम बॉटम है। लो जी, मेन पोजीशन भी समझ आ गया होगा, एक्सट्रीम पोजीशन भी समझ आ गया होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम भी समझ आ गया होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम भी समझ आ गया होगा, पूरा उसका वाइब्रेट करना भी समझ आ गया होगा, है जी? किसी को मसला बेटा इस बात से? खैर, यहीं पे मुझे क्या समझाना चाहिए? वन कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होगी? वन कंप्लीट वाइब्रेशन, होल्ड ऑन भाई, होल्ड ऑन। क्या हमने कहा? बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेशंस पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसवर्स वेव्स में यू नो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। कोई मीन पोजीशन का लफ्ज है, कोई एक्सट्रीम पोजीशन का लफ्ज है, कोई वाइब्रेशन का लफ्ज है, ठीक है? सर एक छोटा सा काम और करेंगे, एक छोटा सा काम प्लीज और करेंगे। मीन पोजीशन ऊपर रखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन दूसरा नंबर पर करेंगे, वाइब्रेशन का मतलब तीसरा नंबर पर कर देंगे। और व्हाट इज मेंट बाय वाइब्रेशन? ऑसिलेशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, या पीरियोडिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन। इसके बाद लिखेंगे हम वन वाइब्रेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा जी? व्हाट इज मेंट बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन? लेफ्ट एक्सट्रीम से अगर आप स्टार्ट करते हो, लेफ्ट एक्सट्रीम से लेकर राइट एक्सट्रीम तक, फिर वापस लेफ्ट एक्सट्रीम तक। वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कहाँ से कहाँ? पहले यहां से वहां जाएं, फिर वहां से यहां आए। दिस इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन। क्या करें जी? आई होप आपको मालूम है व्हाट इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन। इट इज द मोशन फ्रॉम, व्हाट इज इट? इट इज द मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू द सेम एक्सट्रीम। लिखेंगे इट इज द मोशन फ्रॉम, it is the motion from one extreme position to the other extreme position, motion from one extreme position to the other extreme position, and then back to the same extreme position, and then back to the same extreme position. This is known as one complete vibration. This is known as one complete vibration. This is known as one complete vibration. किसी को मसला है भाई? Anyone?
तो हमें मीन पोजीशन का मतलब पहले से पता है, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब पता है, वाइब्रेशन का मतलब पता है, वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब पता चल चुका है। तो यू नो सर, नंबर 1 पे क्या है मीन पोजीशन, नंबर 2 पे क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, नंबर 3 पे क्या होगा वाइब्रेशन या वन कंप्लीट वाइब्रेशन, चौथे पे क्या होगा वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब। किसी के पास कोई सवाल है भाई? किसी के पास कोई सवाल है? एनीवन? नो? ओके जी, ओके, यहाँ आ जाओ जी। जी, चौथे नंबर से पहले हम एक और चीज डिफाइन करेंगे, क्या? डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड से पहले सर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस, इट इज द चेंज इन द पोजीशन, इट इज द चेंज, या क्या होता है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन इन टू पॉइंट्स। ठीक है, आई वुड रादर से डिस्प्लेसमेंट। कैन यू शो एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट फॉर 2 सेकेंड्स? क्या मतलब एक्सट्रीम पोजीशन? ये लीजिए, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, एक राइट एक्सट्रीम होता है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम होता है, एक अप एक्सट्रीम होता है, एक टॉप एक्सट्रीम होता है, एक बॉटम एक्सट्रीम होता है। ठीक है, राइट सर, गॉट इट, ओके। अगली जो बात है वो क्या है? अगली बात है एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने से पहले, एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने से पहले हम क्या डिफाइन करेंगे जी? हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द, it is the change in position, displace, change place जगह, displace मतलब it is the change, it is the change in the position of the particle, change in the position of the particle। एक चीज बताएं कि, क्या बताऊं कि सेम एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, व्हाट? क्या पूछ रहा है भाई? एक चीज बताएं कि सेम एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन। पता नहीं क्या लिखा आपने, सेम एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी टर्म निकाली आपने, सेम एक्सट्रीम पोजीशन? सॉरी बेटा, मुझे आपका जुमला ही समझ नहीं आया। हैदर, आपने अजीब सा जुमला लिखा हुआ है, आई डोंट गेट दिस। इट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अपर वन कंप्लीट ऑसिलेशन में, ऊपर वन कंप्लीट ऑसिलेशन में। अच्छा एक सेकेंड, क्या लिखा है? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आप कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ चले जाएं, फिर यहाँ चले जाएं, तो अभी पूरी नहीं हुई, अभी कितनी हो गई है? आधी हो गई है। फिर आप वापस आए, फिर आप यहाँ से वापस, जब आप इधर तक दोबारा आ जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं वापस आ जाएंगे, तो हम कहेंगे एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई है। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जब वापस आ जाएंगे तो हम कहेंगे क्या हो गया? फिर हम कहेंगे जी एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई है। ठीक है, ठीक है भाई, चलें। सो ये सब ओ लेवल्स की बातें बेटा पहले से पता होनी चाहिए, अभी वजह से मैं रिव्यू करा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इट इज द चेंज, इट इज द चेंज इन द पोजीशन, इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग वाइब्रेशन, it is the change in the position of the particle during vibration. It is the shortest directed distance of the particle from the mean position. It is the change in the position of the particle during vibration. It is the change in the position of the particle from the mean position. एक second. It is the change in the position of the particle from its mean position, from its mean position। 2 मिनट रुकिए, मेरे A2 वाले क्यों आ रहे हैं? A2 वाला कौन कौन है क्लास में भाई? हाँ जी, इस वक्त A2 वाला कौन कौन है भैया? आपकी क्लास मेरे ख्याल से सर अली के साथ होगी इस वक्त। 2 मिनट रुकिए, मैं उनका टाइम देख लूँ। A2 की टाइम है 6 से 7:30 है मैथ्स S1, 7:30 to 9 है फिजिक्स। ओके बच्चों,
ये जो A2 वाले बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनकी इतला के लिए अर्ज ये है कि A2 वालों की क्लास अभी 7:30 सर अली के साथ होगी, ठीक है। तो बेटा जब सर अली का ग्रुप के ऊपर मैसेज आएगा तब आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। अभी मेरी AS की क्लास हो रही है। A2 वालों की इतला के लिए अर्ज है कि अभी हमारी कौन सी क्लास हो रही है भाई? AS की क्लास हो रही है जी। तो जनाब हम क्या लिख रहे थे? हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब लिख रहे हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और क्या हो सकता था? और इट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट इज द और it is the shortest directed distance of क्या? Of the particle from the mean position, from the mean position, ठीक है। It is the shortest directed distance of the particle from the mean position, the shortest directed distance of the particle from the mean position। और इसका लगा दीजिएगा x इसका सिंबल होगा, स्लैश m इसकी यूनिट होगी। x स्लैश m, x इसका सिंबल होगा, m इसकी यूनिट होगी, ठीक है। ठीक हो गया भाई? किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे बच्चों, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बाद एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है? एम्पलीट्यूड है सर जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द वैल्यू ऑफ क्या? द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए लिखिएगा ए, इसको ए बोलेंगे, स्लैश एम, मेजर्ड इन मीटर्स। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप इस पार्टिकल को देखें तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर? यहां से लेकर ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनती है। दिस एक्स शुड बी नोन एज ए, और यहां से लेकर यहां तक अगर जाएंगे तो चलो नेगेटिव ए। दिस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ए, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे? एनीवन? ओके हो गया जी, ओके हो गया भाई, आगे चलें। सो यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? अगर आप यहाँ इस ड्राइंग में देखें, इस ड्राइंग में बताएं जी कौन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? सर यहां से यहां तक ये है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस एक्स को बोल दीजिए ए, सर यहां से लेकर यहां तक इसको, इस एक्स को बोल दीजिए माइनस ए, ठीक है। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव मतलब ऊपर या नीचे जिधर भी जाओ जी। सो आई बिलीव आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ गया होगा और आपको एम्पलीट्यूड भी। डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ जी पार्टिकल इधर है, जरा सुनो, इफ ऐसे पार्टिकल थोड़ी देर के लिए इधर कहीं आया है तो इस वक्त उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है? सर उस वक्त इसकी ये डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल जो है वो इधर आ गया है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है? सर इतनी डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल बिल्कुल इधर आ गया है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है? सर जी इसकी डिस्प्लेसमेंट ये इतनी है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जब पार्टिकल बिल्कुल फारदेस्ट पोजीशन पे चला जाए तो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मसला यार इन लफ्जों में, वो लेवल्स के लफ्ज हैं, मैं इसलिए थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ। लिखवा मैं सब कुछ रहा हूँ, पढ़ा मैं सब कुछ रहा हूँ, रिवाइज भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा अब चलते हैं, ये क्रस्ट और ट्रफ होता है ये। अच्छा सुनिए सदरा प्लीज, एक छोटी सी वो सुन लीजिएगा कि हमने क्या करना। यहाँ पे चल रही है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू, ये होगी टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेशंस। इधर से ट्रांसवर्स वेव्स काट दीजिएगा, ये ट्रांसवर्स वेव्स से रिलेटेड टर्म्स नहीं है, दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेशंस। ओके, जब हम इधर आएंगे तो यहाँ पे जो ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे जो ये दो टर्म्स हैं, ओके 2 मिनट रुकिए, इन दो के साथ लिखिएगा टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्स वेव्स। व्हाट आर दीज? दीज आर टर्म्स related to ट्रांसवर्स वेव्स। फिर इन दो के साथ लिखिएगा टर्म्स रिलेटेड टू यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक हो गया जी। अच्छा
सो यू नो बेटा क्रेस्ट क्या होता है? इट इज द पोजीशन ऑफ द वेव दैट इज अबव द मीन पोजीशन। जब वेव बनती है, तो क्या होता है? जब ट्रांसवर्स वेव बनती है तो क्या होता है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? जब आप ये हेडिंग देंगे ना, टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्स वेव्स, जब यहाँ पे हेडिंग देंगे टर्म्स रिलेटेड टू, सर एम्पलीट्यूड तक स्क्रॉल कर लेंगे। यार इतना स्लो क्यों चल रहे हो आप लोग? क्या सीन है भाई? ये लो भाई, ये लो। माइनस और प्लस समझा दो बस। सीधे हाथ पे प्लस होता है, उल्टे हाथ पे माइनस होता है, ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है। हैदर, सिंपल इज दैट। राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, अप इज पॉजिटिव, डाउन इज नेगेटिव। इसमें क्या समझाऊं? ठीक है, अच्छा जी। सो हम क्या बात कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। A2 वाले जो हैं 733 हो गए। बस मुझे बात एंड करने दीजिए, बात एंड करता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा सर प्लीज एक छोटा सा हाँ या ना कर दीजिए। डू यू गेट दिस? कि हम यहाँ पहले क्या था? टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेशंस। अब क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्स वेव्स। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करेंगे, दोबारा से ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करेंगे। ठीक है कि जी इसमें क्या बनता है? इसमें सर ये ट्रांसवर्स वेव की ड्राइंग बनाता हूँ। ट्रांसवर्स वेव में कुछ मीडियम ऊपर चला जाता है, कुछ मीडियम नीचे चला जाता है, फिर कुछ मीडियम ऊपर चला जाता है, फिर कुछ मीडियम नीचे चला जाता है। ये कौन सी पोजीशन है उसकी? ये ट्रांसवर्स वेव की कौन सी पोजीशन है भाई? ये उसकी होगी मीन पोजीशन। ठीक है, ये ट्रांसवर्स का क्या हो गया? क्रेस्ट हो गया। और ये ट्रांसवर्स का क्या हो गया? ये उसका ट्रफ हो गया। तो व्हाट इज क्रेस्ट? द पोजीशन ऑफ द वेव दैट इज अबव द मीन पोजीशन। ठीक हो गया। फिर द पोजीशन ऑफ द वेव दैट इज बिलो द मीन पोजीशन, ट्रफ हो गया। सो टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्स वेव्स में क्या करेंगे? पहला जुमला लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव इज अ सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ठीक है, और फिर लिखें एंड पे वन ट्रांसवर्स वेव इज वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। ये होगी एक क्रेस्ट, ये होगी पूरी एक ट्रफ। तो ये पूरी चीज और ये पूरी चीज। व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज वन कंप्लीट वेव। दिस इज वन कंप्लीट वेव। ठीक है, कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जब यहाँ लिखें टर्म्स रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो यहाँ आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर कंप्रेशंस एंड व्हाट इज दिस? लॉन्गिट्यूडनल वेव इज क्या? इट इज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पे क्या होगा? पहले सर स्प्रिंग्स करीब करीब होते हैं, फिर स्प्रिंग्स दूर दूर होते हैं, फिर स्प्रिंग्स करीब करीब होते हैं, फिर स्प्रिंग्स। तो व्हाट इज दिस compression? The position of the wave where the particles are closer than normal, where the particles are closer than normal. ठीक हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? It is the position of the wave where the particles are farther than normal. यहाँ पार्टिकल थोड़ा दूर दूर चले गए हैं। ठीक है, दिस इज रेयरफैक्शन। किसी को मसला जी? कंप्रेशन में करीब आ गए हैं, रेयरफैक्शन में दूर चले गए हैं। ठीक है, क्रस्ट में ऊपर चले गए हैं, ट्रफ में नीचे चले गए हैं। जी जी, तो भाई इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। सो यू नो व्हाट, एक सेकेंड रुकें सर। ये लो भाई, हो गया? चलें, ओके जी। सो यू नो व्हाट, आई होप आपको बात समझ आ गई है। ये वाली ड्राइंग हमारी सबसे उठकर ऊपर चली गई थी। अच्छा, अब हम कितना रह गया वैसे? चलो इस बात को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमारा बहुत सारा टाइम निकल चुका है। 7:36 हो चुके हैं। ओके भाई, ओके जी, 7:36 हो चुके हैं। हम कौन सी क्लास को स्टार्ट करना चाहिए? कौन सी क्लास को स्टार्ट करना चाहिए? इस वक्त फिजिक्स की क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, जो A2 के बच्चों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उन A2 के बच्चों से गुजारिश ये है कि बेटा आप लोगों ने सर अली की क्लास लेनी है। दिस इज सर अलीज क्लास नाउ।
A2 वाले अभी सर अली की क्लास लेंगे विद द कोड ऑफ 31455765551। इस वक्त आपकी जो फिजिक्स की क्लास है, A2 वाले बच्चे प्लीज सुन लें, उनकी फिजिक्स की क्लास सर ले लेंगे, ठीक है। तो भाई ये इधर ही आई जा रहे हैं, इधर ही आई जा रहे हैं। एक सेकंड, मैं इनको जरा एक मैसेज कर दूं। थ्री वन फोर डबल फाइव सेवन सिक्स डबल फाइव वन। कॉपी, ये वो सारे के सारे यहीं आई जा रहे हैं। कोई इंटीमेशन देनी है। जी, नाउ आई होप कि वो अपनी फिर भी आ रहे हैं निकम्मे, किधर जाऊं यार मैं। जी खैर, बहरहाल सुनो भाई, सुनिए जनाब, ये वाइब्रेशन कैन सेंड दीस मॉडिफाइड नोट्स इन द ग्रुप एज वेल। ओके, आई विल ऑफ कोर्स आई विल, ठीक है, आई विल सेंड दीस नोट्स। बहरहाल हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। वेवलेंथ क्या होता है, इसे मैं कल स्टार्ट कराऊंगा। वेवलेंथ क्या होता है, इसको इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई वाज नॉट वेल टुडे, कैन आई गिव द टेस्ट टुमारो? ठीक है, जो जो बीमार है वो घर पे रहे, जो बीमार नहीं है वो आके टेस्ट दे दे। अच्छा जी, सो मुझे बात बताइए सर, सर हामिद एक छोटा सा काम और कर दीजिएगा प्लीज। ये क्रश ट्रफ और कंप्रेशन रेट फ्रैक्शन ना बिल्कुल उठा के उधर ले आए, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ये यहाँ पे बेसिक टर्म से ही पहले, यहाँ पे क्रश ट्रफ है तो यहाँ क्रश को डिफाइन कर लें, ट्रफ को डिफाइन कर लें, यहाँ कंप्रेशन को डिफाइन कर लें, यहाँ रेट फ्रैक्शन को डिफाइन कर लें, ठीक है। और फिर दोबारा स्टार्ट करें बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स या रिलेटेड टू वाइब्रेशंस रिलेटेड टू वेव्स, ठीक है। चलें, खैर जब मैं क्लासेस खत्म करूंगा मैं इन नोट्स को थोड़ा सा रिविजिट कर लूंगा, तो रात को सब मुझे फिर दिखा दीजिएगा, हम इसको देखेंगे, जो भी अमेंड करना होगा वो इंशाल्लाह मजीद अमेंड कर लेंगे। बच्चों कल हम यहाँ वेवलेंथ से काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप में से जिसने अपने हाथ से नोट्स लिखे हैं बहुत बेहतर किया है, अपने हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। असल में मैं इसलिए ये इस तरह से इसलिए करा रहा हूँ, ये सारी चीजें ओ लेवल्स की हैं, तो मैं इसलिए इसमें टाइम नहीं जाया करना चाहता था। पूरा एक लेक्चर लग तो चुका है, बड़ी बेसिक बातें करने में, आई थॉट मैं ये सारा खींच जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। कल एक और टेस्ट है, कल नहीं है परसों है, कल नहीं है भाई, परसों है आपका केमिस्ट्री का टेस्ट, ठीक है। मैं केमिस्ट्री क्लास में अनाउंस करता हूँ अभी। बस जिसने फिजिक्स का टेस्ट नहीं दिया हुआ, जिसने फिजिक्स का टेस्ट नहीं दिया हुआ, बराए मेहरबानी अभी क्लास अगर खत्म हो गई है तो जाओ अकेडमी और जाके टेस्ट दो, जाओ अकेडमी और जाके टेस्ट दो वहां पे। ओके, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इधर से स्टॉप शेयर करते हैं, इधर से न्यू शेयर करते हैं, यहाँ से जाके इसको शेयर